हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीआई या कह सकते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, चाहे आप नेट हो या ठीक एसएससी हो या बैंक हो, में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कि डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई क्या होते हैं, किस किस फॉर्मेट में ये आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस फॉर्मेट में इसमें बनते हैं। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा आज समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया होता है। देखिए, इसमें डाटा का एनालाइज करना होता है। ठीक, आपको डाटा जो है विभिन्न फॉर्मेट्स में दिया होगा, किन किन फॉर्मेट्स में हो सकता है ये यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, इसी डाटा से आपको क्वेश्चंस का आंसर जो है, सोल्यूशन जो है, हल जो है वो आपको देना होता है। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों का निरूपण। जो आंकड़े होते हैं यानी डाटा होता है, उनको किस किस फॉर्मेट में या किस किस रूप में रखते हैं या हमें मिलता है। सबसे पहला हमारा इसमें ठीक है लिखा हुआ है दंड आरेख, इसको कहते हैं बार ग्राफ। ये आपको ठीक है दो तरीके से मिल सकता है, या तो वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या क्षैतिज, इस फॉर्मेट में मिलता है। मतलब दंड आरेख जो होता है एक तरीके का ही डाटा प्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसमें इसको कहते हैं बार ग्राफ। ठीक, आपकी सहूलियत के लिए हमने इसको पहले से ही बना रखा है। देखिए, एक तो वर्टिकल फॉर्मेट में हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो सकता है। तो देखिए, ये हमारा इस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया गया है। कैसे बताया गया, देखिए प्रति हेक्टेयर उपज बताई गई है विभिन्न देशों की। तो यहाँ पर देखिए देश बने हुए हैं कि भारत है, चीन है, ब्राजील है, अमेरिका, ऐसे मान लीजिए 4 देश बने हुए हैं और उनकी प्रति हेक्टेयर उपज बताई गई है कि ये भारत जो है, ठीक, इसकी प्रति हेक्टेयर उपज जो है 300 है। ठीक है, इसके बाद जैसे मान लीजिए ये चाइना है, इसकी 500 है, ब्राजील है, ठीक है, इसकी भी 300 के आसपास है, अमेरिका है, इसकी 600 आसपास है। ठीक, तो आपको क्या देखना होता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, ये देशों का नाम दिया हुआ है साथ में, ठीक है, ये इनके हिसाब से यहाँ पर इनका डाटा दिखाई दे रहा है कि जो भारत है इसकी प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है। इस तरीके से आप, ठीक है, जो वर्टिकल है, इस तरीके से आप वर्टिकल जो हमारा दंड आरेख है या बार ग्राफ है, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर यही चीज हॉरिजॉन्टल तरीके से दी है, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए उत्पादन दिया हुआ है टन में, और ये हमारे पास, ठीक है, साल के कुछ महीने दिए हैं कि मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, ठीक है, किस तरीके से उत्पादन होता है। तो यहाँ पर देखिए मई की बात करते हैं तो 60 टन है, इस तरीके से अगर हम जून की बात करते हैं तो 40 टन है। ठीक है, ये हमारा टन में दिया हुआ इकाई। ठीक, और इस तरीके अगर जुलाई की बात करें, ठीक है, तो ये लगभग 50 के आसपास है। इसमें बात करें, ठीक, तो ये 30 के आसपास है। तो इस तरीके से हम कुछ उत्पादन को बता सकते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल तरीके का, ठीक है, डाटा हो गया, यानी क्षैतिज डाटा। इसमें इस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया गया। इसमें कुछ, ठीक है, खड़े हुए आयतों के रूप में यानी वर्टिकल रूप से, ठीक, इसको प्रेजेंट किया गया है। ये हमारे हो गए दंड ग्राफ, इनको कहते हैं बार ग्राफ। समझ लीजिए, ठीक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आगे हमारा है वृत्तारेख। बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक, आगे क्वेश्चन इस पर करेंगे। देखिए हमारे वृत्तारेख, इसको बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक, ठीक है, डिग्री पे यानी कितनी डिग्री पे रोटेट होता है, यानी एक वर्ग के फॉर्मेट में बनता है, वृत्त के फॉर्मेट में बनता है, जिसको बोलते हैं 360 डिग्री का जो वृत्त होता है, उसी के फॉर्मेट में डाटा को दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर बना हुआ है आपके, ठीक है, समझने के लिए। मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार के पास, ठीक है, मंथली जो इनकम है 10,000 रुपए है। इसको विभिन्न फॉर्मेट में तोड़कर दिखाया गया है। कैसे तोड़कर दिखाया गया है, देखिए बच्चों का व्यय है कुछ कर दिया गया, परिवहन और किराया एक में कर दिया गया है, घर पर कुछ व्यय कर दिया, कुछ उसकी बचत कर दी गई। यानी यही 10,000 रुपयों का जो उसका, ठीक, इनकम थी, सोर्स था, ठीक है, आय थी, उसको विभिन्न फॉर्मेट में, ठीक है, विभिन्न टुकड़ों में बांट दिया गया है। इनको 360 डिग्री के हिसाब से इसको हम हल करते हैं, अलग अलग, ठीक है, पार्ट की अलग अलग डिग्री होगी। इसको जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ लेंगे। अभी आपको केवल इतना समझना है कि हम वृत्तारेख यानी जो पाई चार्ट होता है कैसे निरूपित होता है, 360 डिग्री पर कुछ इस तरीके का डाटा उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए हमारा तीसरा है आयत चित्र। देखिए आयत चित्र को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, हिंदी में कहते हैं आयत चित्र और इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोग्राम। देखिए ये थोड़े से अलग तरीके में था, ये थोड़े से अलग तरीके में। देखिए यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब एक रेंज होती है। रेंज के डाटा को, ठीक है, वर्गीकृत डाटा को यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं वर्गीकृत, इस बात के, ठीक है, डाटा को हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक डाटा हमने बना के दिखा दिया है पहले से आपके समझने के लिए। क्या है ये, देखिए कुछ शिक्षकों की संख्या दी हुई है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, और ये उनकी उम्र दी है। देखिए कोई स्कूल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर डाटा दिया हुआ, तो यहाँ देखिए 25 से 30 साल तक की उम्र के जो शिक्षक हैं उनकी संख्या दी है। कितनी है वो, 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर हम 30 से 35 साल की उम्र की बात करें, देखिए रेंज है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50। ठीक है, यानी एक वर्गीकृत तरीके से इसको, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से दिया हुआ है। इस तरीके से बात करें, देखिए 10 शिक्षक मान लीजिए, ठीक है, कैसे हैं, 30 से 35 की उम्र के। इसके बाद बात करते हैं 14 शिक्षक हैं या 12 शिक्षक हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 12 शिक्षक जो हमारे पास है 35 से 40 की उम्र के। इसमें बात करें 8 शिक्षक जो है हमारे कैसे हैं, 40 से 45 की उम्र के। इसमें बात करें जो 6 शिक्षक हैं वो हमारे कैसे हैं, 50 से 55 की उम्र के। कुछ इस तरीके से डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आयत चित्र, इसी को कहते हैं हिस्टोग्राम। इसमें आयत जो होते हैं, ठीक, आपस में जुड़कर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्र जो शिक्षक है उनकी संख्या बताई गई थी,
कितनी संख्या है, और यहाँ पर इनसे पता चलता है कि उनकी उम्र कितनी, यानी 25 से 30 तक की रेंज के कितने शिक्षक हैं, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ऐसा कुछ रेंज में हम इसको बता कर सकते हैं, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हमारा टाइप 4 है, यानी पार्ट 4 है, ठीक कह सकते हैं कि चौथा तरीका इसका रिप्रेजेंट करने का क्या है, बारंबारता बहुभुज। इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखिए ये भी इसी तरीके का कुछ फॉर्मेट होता है, जैसे आपने कभी मैच देखा होगा, ठीक है, तो मैच में कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ऐसा अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ से ठीक ऐसे ऐसे कुछ बनता है, ठीक, यहाँ पे विकेट बने होते हैं, ये विकेट बने होते हैं, यहाँ पर ओवर चलते रहते हैं कि 50 ओवर तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर हमारे रनों की संख्या बड़ी होती है कि 300 रन जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या बनता है, ये भी कुछ इस तरीके से ही बनता है। देखिए ये जो हमारा ग्राफ होता है, कौन सा, आया चित्र, इसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं, इनके मिड पॉइंट्स को लेकर, ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ अगर हम इनको बना दें ऐसा कुछ, तो इनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं इनको लेकर जोड़कर ये ग्राफ करीबन बनता है। ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको हम अगर बना दें और इन आए चित्र को हटा देते हैं, तो कुछ हमारा ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। इसी को बोलते हैं, ठीक है, बारंबारता बहुभुज, या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। यहाँ पर देखिए ये संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये एक जो आंकड़ा है, ठीक है, रेंज है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, कुछ भी तरीका हो सकता है, किसी भी प्रकार का डाटा हो सकता है, ठीक, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 तरीके थे जिससे हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने इसमें समझ लिया कि कैसे कैसे कैसा कैसा नाम होता है, दंड ग्राफ, ठीक है, यानी दंड आरेख, या बार ग्राफ क्या होता है, वृत्तारेख, पाई चार्ट क्या होता है, ठीक है, आयतचित्र, हिस्टोग्राम की बात कर ली, बारंबारता बहुभुज इसकी बात कर ली। चलिए इसके जो क्वेश्चन आते हैं उन पर, ठीक, हम जाते हैं और क्वेश्चन कैसे करना होता है, ठीक, आगे इसमें समझ। चलिए डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उनको करने से पहले कुछ चीजें जो है आपको जो पता होनी चाहिए, ठीक है, जो क्वेश्चंस में यूज होंगी, ठीक है, सबसे पहले उनको समझ लेते हैं। क्या क्या चीजें यूज होंगी, देखिए जैसे प्रतिशत, जहां कहीं भी आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, प्रतिशत की कुछ चीजें, परसेंटेज की कुछ चीजें आपको, ठीक है, पता होनी चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा हो कि एक एग्जाम है 360 नंबर का, ठीक है, टोटल मार्क्स हमारे पास ये दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें से हम कहें हमारे नंबर 240 मिले हैं, ठीक है, ये हमको मिले हैं। अगर हमें परसेंटेज निकालना है, यानी प्रतिशत निकालना है, तो हम जब प्रतिशत निकालेंगे कितना होगा, टोटल मार्क्स जो हमको मिले हैं वो उन्हें ऊपर रखना है इंटू 100 और अपॉन जिसमें से मिले हैं उनको नीचे रखकर इसको हम हल करेंगे कुछ, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा जितना भी आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है, ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 200 बटे कह सकते हैं 3, ये 66 समथिंग 6 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझना क्या है, यहाँ पर जैसे कोई चीज़ पूछी जाती है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ए से बी कितना प्रतिशत अधिक है, ये सेंस है, ठीक है। तो इस केस में आपको ये ध्यान देना है किससे पूछ रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है ए से, मतलब ए के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। तो देखिए ए से कहें बी कितना अधिक है, तो अब हम कहें बी से हम ए घटा दें, ठीक है, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा कितना, बी और ए का डिफरेंस कितना है, बी माइनस ए, अपॉन किससे पूछ रहे हैं आपको ध्यान रखना है, ए, और इंटू में हमारा 100 है, ठीक है। आपको ध्यान देना है किससे पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे लिखें बी से ए कितना प्रतिशत कम है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। बी से ध्यान देने का, बी के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, तो बी हमारा जो है वो नीचे रहेगा, और कह रहे हैं ए कम है बी से, तो हम कह सकते हैं, ठीक, ए जो है से बी से हम लोग, ठीक है, ए घटा देंगे, ठीक, इंटू 100 कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बी से पूछ रहे हैं, ए से पूछ रहे हैं, या किसी से भी कुछ पूछ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, ठीक है, कह दें अगर 100 से 50 कितना प्रतिशत कम है, ये पूछ रहे हैं, ठीक। आपको ध्यान देना है 100 से 50 कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 100 से 50 कितना प्रतिशत कम है, 100 में से 50 घटा लीजिए, लिखा क्या है 100 माइनस 50 इंटू 100 परसेंटेज में बदलना है, ठीक। अपॉन किससे पूछ रहे हैं, देखिए पूछ रहे हैं 100 से, तो इस केस में हम नीचे जो है वो 100 रखेंगे, 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 50 और ये 50% इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए 100 के हिसाब से पूछ रहे हैं। अगर यही चीज उल्टा करते, अगर यहाँ पे पूछते 50 से 100 कितना परसेंट कम है या अधिक है, तो उस केस में हम नीचे जो है 50 रखते हैं, ठीक, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आगे हम हल करते हैं। तो ध्यान रखना है जिससे पूछ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको हल करना है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी हम टाइप नंबर 1 भी कह सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन का सबसे पहला टाइप 1 है, ठीक है। टाइप 1 में हमारा लिखा हुआ है 5-6 टाइप में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 1 में क्या लिखा हुआ है, समान प्रकार के आंकड़ों का, ठीक है, विवरण है। यहाँ पर देखिए पहला टाइप 1 है समान प्रकार के आंकड़े, मतलब इसमें जो भी टेबल बनी होगी इसमें आंकड़े जो हैं एक जैसे होंगे, उनसे हमें, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनसे हमें इसके हल या सॉल्यूशंस
देने होंगे। देखिए क्या लिखे हुए हैं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। हम इसको हल करते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन वो बनते हैं देख लीजिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2005 में, आपको इसमें ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको ऑप्शन, ठीक है, देखकर उत्तर देने हैं। वर्ष 2005 में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की कुल संख्या होगी, ऐसा कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले टेबल दी हुई है, टेबल को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये वर्ष दिए हुए हैं, ठीक है, वर्ष के साथ इधर कक्षा दी हुई है, क्लास, ठीक है, 5 से लेकर क्लास 10 तक, और उनमें कुछ बच्चों की संख्या दी हुई है, ठीक है। 4 में इतने थे और 2005 में इतने बच्चे थे, कुछ ऐसा ऐसा यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अब ये क्या पूछ रहे हैं कि वर्ष 2005 में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब आपको सीधा सा क्या जानना है, 2005 में जानना है, ठीक। 2005 में जो विद्यार्थी हैं उनकी कुल संख्या पूछ रहे हैं, तो आपको देखिए कुल संख्या कितनी है, कहाँ से देखनी है, क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक, लेकिन 2005 की टेबल में हम देखते हैं 138, 124, 100, ये सब, ठीक है, वहाँ संख्या है। आपको उत्तर इनमें से देना है। जब आपको इसमें सवाल करना है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, कुल संख्या निकालनी है। तो कुल संख्या के लिए आपको सभी छात्रों की जो संख्या है वही जोड़कर आपका उत्तर मिल जाएगा। देखिए किसको जोड़ना पड़ेगा, 2005 में हमें सबसे पहला लिखा हुआ है 138, ठीक, उसके बाद 124, उसके बाद 116 प्लस 126 प्लस 2005 की लेनी, ठीक, 123 और 120, ठीक है, कितने हैं, देखिए 6 क्लास है, 6 क्लास की हमारी 6 संख्याएं जो है यहाँ पर लिखी हुई है, 138, 124, 116, 100, ठीक है। अब इनको जोड़ के उत्तर देना। देखिए जोड़ेंगे कैसे करेंगे, 8 4 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 3 27, यानी लास्ट में हमारा क्या आया है, 7 और 2 हमारा हासिल जाएगा। यहाँ से अगर उत्तर मिल जाता है तो आप आगे सवाल नहीं करेंगे। देख लीजिए लास्ट में हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 7। 7 वाले ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है, केवल एक दिया हुआ है, इसलिए हमारा उत्तर जो है 747 मिल जाएगा, यानी इसका जब हम जोड़ेंगे तो 747 उत्तर आ जाएगा। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर लास्ट में ठीक हमारा इकाई से मिल गया है तो आप इकाई से कर लेंगे, नहीं तो आप एक अंक और जोड़ लेंगे और दहाई से मिल जाएगा तो दहाई से कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, जितना आपको कम से कम, ठीक है, डाटा करना पड़े उतना आसान है। क्या लिखा हुआ है, देखिए वर्ष 2004, इसमें 2004 की बात है, यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें क्या है। वर्ष 2005 में सभी कक्षाओं को मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या थी, ठीक, ऐसा कह रहे हैं। 2004 में सभी कक्षाओं को मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या थी, ये पूछ रहे हैं। अब देखिए औसत कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, तो औसत क्या होती है, सभी जो अंक होते हैं उनका योग बटे नंबर्स कितने हैं उनकी संख्या। मान लीजिए 3 है, 3 बच्चे हैं ABC, अगर हम कहें ABC, ठीक है, 3 बच्चे हैं, इनकी उम्र है, एक की 5 साल, एक की 6 साल, एक की 7 साल, अगर हमें औसत निकालना है तो तीनों की उम्र को जोड़कर हम उनकी कुल संख्या कितनी बच्चों की है, 3 की, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 6 11, 11 7 18, 18 को 3 से भाग देंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा हमारा 6। यही औसत निकालने का तरीका होता है, ठीक है, योग बटे नंबर रखने हैं, कितने लोगों की संख्या निकालनी। तो 2004 में हमें औसत निकालना है बच्चों का, तो हमें 2004 का ही देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आप कैसे कर सकते हैं, इसका आसान तरीका आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप चाहें तो ये डाटा है 122, 112, 100, 125, 126, 116, अगर आप चाहें तो इसमें से 100 निकाल लीजिए, 100 यहाँ के 200, 300, 400, 500 और 600, हमने सब में से 100 निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा 600 तो ऊपर हो गया, जोड़ प्लस देखिए यहाँ से हमें जोड़ना है 22 और 12 यहाँ का बचा, 22 12 हो गया हमारा 34 और यहाँ का हम देखिए 26 ले लेते हैं, हमारा हो जाएगा 60 के बाद हम यहाँ का 25 ले लेते हैं, ठीक है, 60 और हम यहाँ का 25 जब लेंगे 85 के बाद यहाँ का जब 16 लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 101, मतलब यहाँ पर जोड़ के 101 आएगा। देखिए हमने 100 में से 100 निकाल लिया, यहाँ का 100, 6 से 100 निकाल के 600 लिख लिया, और बाद में जो अंक बचे हुए हैं 22 12 34 और 26 हमने जोड़ के हमने कर लिया 60, ठीक, और 60 के बाद ये 25 और 16 जोड़ के हमारा ये 101 आ गया। नीचे कितने लोगों की पूछ रही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, अच्छा है, ठीक है, तो 6 का पूछ रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा बटे 6, औसत निकालना है, जब ये आ जाएगा 701 बटे 6, जब इसको हम भाग से देंगे 1 से, ठीक है, तो आ जाएगा देखिए 6 से 6 एकम 6, यहाँ बचेगा 10, 6 एकम 6 बचेगा 4, यानी 41 हो जाएगा, 6 रंग 36 और 36 पॉइंट समथिंग, ठीक है, बचेगा यहाँ पे 5 7 36 बचेगा यहाँ पे 5 के जोड़ेंगे 7 7 49, इतना आ गया 116.7। अगर हम एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो इसके आसपास जो हमारा उत्तर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 117, क्योंकि 116.7 आता है, इसको जब हम एग्जैक्ट लिखेंगे तो इसको 117 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा हमारा ठीक दशमलव में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वर्ष 2007 में पिछले वर्ष की तुलना में कक्षा 7 में विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ऐसा कुछ कह रहे हैं। देखिए बात कर रहे हैं वर्ष 2007 की, ठीक, कह रहे हैं वर्ष 2007 में कक्षा 7 में यानी क्लास 7th में जाते हैं, ठीक है, ये वाला हमारा, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में कक्षा 7 में कितने विद्यार्थियों की में वृद्धि हुई, ऐसा कह रहे हैं। 2007 में कितनी वृद्धि हुई पिछले वर्ष के
अपेक्षा में। जैसे कह रहे हैं 2007 है, 2007 में हम जाते हैं, ठीक है, कक्षा 7 में, तो कितनी हमारी संख्या है 128। तो यही कह रहे हैं 2007 में, ठीक है, कुल कितनी वृद्धि हुई पिछली क्लास के हिसाब से। देखो कक्षा 7 में विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पिछले 7 के हिसाब से, 2006 के हिसाब से, यानी 7 में कुल कितनी वृद्धि हुई, यही पूछ रहे हैं। 7 में पिछले वर्ष की तुलना में, ध्यान रखना पिछले वर्ष की तुलना में पूछ रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना का मतलब है कि 2006 के हिसाब से पूछ रहे हैं। मतलब ऐसा था कि 2006 में संख्या थी जो छात्र की, वो कितनी थी 120, और 2007 में ये हो गया 128। तो यही पूछ रहे हैं कितनी वृद्धि हुई। आपको केवल समझना है किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, 6 के अकॉर्डिंग 7 में पूछ रहे हैं, 7 के अकॉर्डिंग 6 पूछ रहे हैं। तो पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या है, 128 अब है, पहले थी 120, ठीक। किसके अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, कह रहे पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ गई। पिछले वर्ष हमारी संख्या कितनी थी 120, इनटू अगर परसेंटेज में निकालना है, ठीक है, परसेंटेज उन्होंने बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि जो है हमारे पास, ठीक है, परसेंटेज निकालते हैं वृद्धि की। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा प्रतिशत वृद्धि जो आएगी कितनी आ जाएगी 8, 120, ठीक है, घट जाएगा यहाँ से 8 गुणे 100 बटे आ जाएगा हमारा 120। जब हम इसको हल करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, कितना आ जाएगा ये 20 बटा, कह सकते हैं इसको सकते हैं 20/3। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, और ये कुछ लगभग इतना परसेंट आएगा। ध्यान देना था आपको कि किसकी तुलना में पूछ रहे हैं, यही हमने पिछले, ठीक है, यानी जो पार्ट था इससे, उसमें हमने पढ़ा था क्या 2007 में 6 की तुलना में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें 6 के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा कि 7 में कितनी वृद्धि हुई, 8 की, परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई। हमने परसेंटेज में अंतर निकाला कितना, 8 का वृद्धि हुई, 120 के हिसाब से कितनी हुई है 6.67, ठीक। अगर हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी मिल जाएगा हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2008 में कक्षा 10, क्लास 10 की बात कर रहे हैं, वो भी 2008, ठीक है, क्लास बात कर रहे हैं, ये क्लास 10 कक्षा 10 की, और वर्ष जो है हमारा 2008 है, ठीक। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2008 में कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या उस कक्षा के सभी वर्षों के विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ऐसा कुछ पूछे। आपको देखिए समझना पड़ेगा क्या पूछ रहे हैं। कह 2008 में विद्यार्थियों की संख्या पूरी जितने भी साल हैं 2004 से लेकर 2009 तक, इनके विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब कह रहे हैं 2008 में जो विद्यार्थी हैं वो पूरी संख्या का कितना परसेंटेज है, ये निकालना है। तो किसके अकॉर्डिंग निकालना है, पूरी संख्या के हिसाब से। किसका निकालना है, 2008 का। तो सबसे पहले आप देखेंगे पूरी संख्या हम निकालते हैं कि हमारे पास पूरे छात्र हैं कितने, 2004 से लेकर 2009 तक। देखिए इसको हम जब निकालते हैं कैसे करना है, आप यहां से देख लीजिए, 100, 200, हम 100 वाला कर दे रहे हैं। देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो हमारा पहले तो एक ये आ गया, यहाँ पर 600, 6 साल के हिसाब से 600 आ गया। देखिए 16 और 20, 36, 36 में ये 21 जोड़ेंगे 37, और ये हो जाएगा 57, ठीक है, 57 और में ये 21 जोड़ेंगे 58, 58 के बाद ठीक 68 और 78, 78 के बाद ये 24 उसमें जब जोड़ेंगे, ठीक है, हो जाएगा 82, और 82 में जब 20 जोड़ेंगे आ जाएगा 102, 102 में ये वाला हम 28 जब जोड़ेंगे आ जाएगा 130। 600 हम पहले जोड़ चुके थे 100 सबके निकाल कर, और 130 और आ गया। मतलब हमारा टोटल है छात्र संख्या अगर हम जोड़ें 2004 से 2009 तक, इनका हमने योग निकाला यहाँ से यहाँ तक। आप चाहे लिख कर जोड़ लीजिए, लेकिन हमने तो तरीका बताया कि 100 सब जगह कॉमन है, 100 निकाल लिया, हमने 600 हो गया। बाकी को जोड़ के हमने आ कितना आ गया 130, 100 के हिसाब से 6 का आ गया 600, और 130 वो आ गया 730। मतलब टोटल संख्या कितनी है 730। इसके हिसाब से पूछ रहे हैं कि अब संख्या कितनी है, किस साल की, 2008 की, कितनी है 124, और परसेंटेज में जो निकालना है 100 से, ठीक। हम इसको हल करते हैं। हल करने में देखिए आपको क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद ये हमारा आ जाएगा 1, 2, 4, ये 0 इसमें लगा देंगे, ठीक है। नीचे आ जाएगा हमारा 73, इससे इसको भाग देना है। तब देखिए भाग देंगे 73 का इसमें, ठीक है। जब भाग देंगे तो भाग देने के बाद हमारा जाएगा एक बार 73 इसमें, ठीक है। तो ना ये आ सकता है ना ये आ सकता है, ठीक है। बचा हमारा 11 या 17। तो देखिए 11 के अगर हम भाग देंगे, अगर हमें, ठीक है, 73 भाग देंगे तो कुछ ज़्यादा बचेगा। और आप देख लीजिए अगर हम 73 को 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 730 आएगा। अगर हमारा 11 होता तो 730 प्लस 73 इतना होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, लगभग 73 के 20 गुने से थोड़ा कम है। तो इसको हम अगर जब भाग देंगे एग्जैक्टली, ठीक है, 17 पॉइंट समथिंग में उत्तर इसका आ जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। आप ऐसे ही मालूम कर सकते हैं, आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इसको अगर भाग दे रहे हैं एक बार, ठीक है, हमारा 73 जा रहा है, जब इसमें से 73 घटाएंगे तो घटाने के बाद कुछ संख्या बचेगी, वो लगभग 7 बार या 6 बार, ठीक है, समथिंग में जाएगी। और एग्जैक्ट हमारा आंसर जो है, ठीक है, नहीं मिलेगा, लेकिन हम कहें 17 जो है हमारा उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9 नहीं हो सकता क्योंकि पहले कट गया, ठीक है, 31 की बात ही नहीं, क्योंकि एक बार भाग गया। हमारा 11 था, 11 के अगर हम इससे गुणा करते हैं तो लगभग आ जाता है
ठीक है, 800 के करीब, लेकिन हमें चाहिए 1200 करीब, मतलब हमारा उत्तर चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2006 और 2009 में, देखिए ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2006 और 2009, यानी 2006 की बात करेंगे और 2009 की बात करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, में मिलकर कक्षा 5 में विद्यार्थियों की कुल संख्या, ठीक है, कह रहे हैं 2009 और 2006 में कक्षा 5 के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, 2005 में हमारे 2006 और 2009 में, यानी इसमें है 138 और इसमें जो हमारे 2009 में है 145, ये संख्याएं दोनों में लिख ली हैं अभी। ठीक है, आगे क्या करें, विद्यार्थियों की कुल संख्या का उन्हीं वर्षों में कक्षा 6 में विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान समझना कि कह रहे हैं 2006 और साथ में कह रहे हैं 2009, 2 वर्षों की बात हो रही है। तो कह रहे हैं 2006 और 2009 में कक्षा जो हमारा 5 है, ठीक, के विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये हमारे पास है कक्षा 5 के विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, उन्हीं वर्षों में, मतलब 2006 और 2009 के ही वर्षों में कक्षा 6, ये 5 की बात हो, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या। अगर हम 6 के विद्यार्थियों की संख्या लिखें, ठीक है, तो हमारी कितनी हो जाएगी इसी वर्ष में, यहाँ पर 6 पे आते हैं, 136, ये देखिए यहाँ पे गलती, ठीक है, 142 होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी 136, 2006 की बात करने, ठीक, और 2009 में हमारी 144, ऐसा कुछ यहाँ पे आ गया। देखिए ध्यान से मिला लीजिए, कक्षा 5 की बात करते हैं, 6 में 142 है, ठीक, और 145 है। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए 142 और 145, 136, 144, कह रहे हैं विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात पूछ रहे हैं, इन दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं। तो अनुपात निकालने के लिए पहले हम जोड़ देते, देखिए कक्षा 5 है और ये कक्षा 6 है, इनका अनुपात निकालना है। आप अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने के बाद ये आ जाएगा हमारा 7, 8 और ये हमारा हो जाएगा 287। यहाँ पर जब हम इस, ठीक है, क्लास 6 को जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 6 4 10 का 0 और 3 और 4 7 और 1 यहाँ से 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। कुछ इस तरीके का हमारा उत्तर आ गया। ठीक, ऐसा ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, इसको हम हल कर सकते हैं क्या, 7 से अगर हम भाग देने जाएं तो देखिए 7 चक्कू 28 ऊपर जाएगा और 7 एकम 7 कितना आएगा 41, नीचे 7 से भाग देंगे तो 7 चक्कू 28 और 0 का वापस 0 चिपका देंगे। ठीक, हमारा कितना आ गया 41/40। अनुपात में यही चीज जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा 41 अनुपात, इसको हम लिख सकते हैं 40। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या है 41/40, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि बी और डी दोनों में अंतर क्या है, 40/41 है, यहाँ पे 41/40 है, तो हमारा जो उत्तर है, ठीक, 41/40 आया है। आपको ध्यान इसमें हमेशा यही देना है कि जो वर्ष दिया जा रहा है या जो टाइम फ्रेम दे रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपको चीजों को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ठीक, हमारा नेक्स्ट आते हैं।